Assalamu alaikum everyone. Welcome to biological concept. Right now we're going to discuss about thermoregulation in mammals. उसमें जो हम एग्जांपल लेंगे वो ह्यूमंस की लेंगे. ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू वो थर्मोरेगुलेशन करते हैं, अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं या रेगुलेट करते हैं. तो इसमें अगर हम मैमल्स को देखें तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पीछे भी पढ़ चुके हैं टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में कि मैमल्स के अंदर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देते बॉडी टेम्परेचर को, मतलब रेगुलेट करते रहता है. जैसे ह्यूमंस का ज़्यादा टेम्परेचर एक नैरो रेंज के अंदर ही रहता है. जो फिक्स है वो 37 है, उससे ऊपर नीचे हो सकता है, 36 to 38 जा सकता है. इससे कम या ज़्यादा होगा तो हम उसे एक नॉर्मल कंडीशन के तौर पर नहीं रहेंगे. इसी तरह बर्ड्स भी हैं, उनके अंदर भी एंडोथर्मिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो भी जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. अच्छा, ये कैसे मेंटेन करेंगे? हाई मेटाबॉलिक रेट रखेंगे. जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा जो है वो बॉडी को टेम्परेचर मिलेगा. इन द केस ऑफ कोल्ड उनका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. इसी तरह जब वार्मथ होगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा. इसी तरह जो है इनकी यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपनी जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं या एक होम्योस्टैटिक कंडीशन के तौर पर रखते हैं सारी चीज़ों को. इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है. और इसी तरह डिफरेंट जो डाइवर्सिफाइड रीजन है अर्थ के, मतलब कि जैसे कुछ इलाके बहुत ठंडे हैं, कुछ इलाके बहुत गर्म हैं, कुछ इलाकों में मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है. तो हर जगह आपको ह्यूमंस नज़र आएंगे. इसी तरह बर्ड्स भी हर जगह ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं, या मैमल्स की डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं वो आपको मिल जाती है. तो डिफरेंट कंडीशन होने के बावजूद भी मैमल्स या बर्ड्स या ह्यूमंस किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा सर्वाइवेबल हैं, या आप कह लें कि अडेप्टेबल हैं. मतलब ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी की जो कंडीशंस हैं उसको रेगुलेट कर सकते हैं. इसलिए इनकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है और इनकी डाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है. मतलब हर जगह आपको मिलेंगे. ह्यूमंस तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह ही मिलेंगे. नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू ये रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को. तो दो टेक्निक्स हैं जो बेसिक थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं. एक है हमारे पास शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन द केस ऑफ कोल्ड. ठीक है, कि टेम्परेचर रेगुलेट करना किसके थ्रू रेगुलेट करेंगे. दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरी है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. शिवरिंग के अंदर क्या होगा? शिवरिंग का मतलब क्या है? कांपना या मूवमेंट शो करना. तो इस दौरान क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके थ्रू इंक्रीज़ होगा? मूवमेंट के थ्रू इंक्रीज़ होगा. और मूवमेंट किस वजह से होती है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. ठीक है, जितने ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी या शिवरिंग होगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी. जैसे कि ठंड के सीज़न में क्या होता है कि आप हाथों बहुत ज़्यादा रगड़ते हो या काँपने लगते हो बहुत ज़्यादा, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जितने ज़्यादा मसल्स मूवमेंट शो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाएगा, एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा. ये तो हमारे पास होगी शिवरिंग वाली, जिसमें प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, मसल कंट्रैक्शन के थ्रू हो रही है. और दूसरी जो हमारे पास है वो नॉन शिवरिंग है, जिसमें आप काँप नहीं रहे लेकिन आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो हीट प्रोड्यूस कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, हार्मोन्स कुछ ऐसे बनेंगे जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज़्म को ट्रिगर करेंगे कि वो ज़्यादा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हों. तो कौन से हार्मोन बनेंगे? थायराइड हार्मोन्स बनेंगे, जो कि आपका थायराइड ग्लैंड बनाएगा, जो कि नेक वाले रीजन पे होता है. और उसकी वजह से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी. जितने ज़्यादा थायराइड ग्लैंड बनेंगे उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, मतलब खाने की डाइजेशन या स्टोर जो फूड है उसकी डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाएगा. इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत हाई है सराउंडिंग में, आपकी बॉडी को कम टेम्परेचर होना चाहिए, तो उस रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो कि स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे. और स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे? आगे से स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग होगी और उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा. तो इसी तरह ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. ठीक है, हार्मोन जो है वो एक्सक्रीट होंगे जो कि एक्टिवेट करेंगे कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो,
अगर गर्मी है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा ताकि हीट जो एक्स्ट्रा बन रही है वो बाहर रिलीज़ हो जाए। इसी तरह अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो जो स्किन की ऊपर आर्टरीज़ या वेन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए ताकि हीट ज़्यादा बॉडी के अंदर रहे। तो इस तरह से 2 टेक्निक्स हमने पढ़ी। नॉन शिवरिंग में हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और शिवरिंग में मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है। ये 2 मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं मैमल्स या ह्यूमन्स अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि 2 तरह की कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं मैमल्स को। उन दोनों कंडीशंस के अंदर किस तरह से आपका जो ब्रेन है वो काम कर रहा होता है और किस तरह से आपके जो फैक्टर्स हैं, जो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। तो 2 कंडीशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? तो यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू करते हैं। अगर ये आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट ये डायग्राम अच्छे से कर लेते हैं, दैट वुड बी इनफ टू अपेयर इन एग्जाम्स और टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। बाहर का टेम्परेचर किस वजह से इंक्रीज़ हो सकता है? या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, या दूसरा ये कि आपने कोई एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की हैं जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जैसे आपने एक्सरसाइज़ की हैं 1-2 घंटे तक कंटिन्यूसली आप एक्सरसाइज़ करते रहे, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस केस में स्टिमुलस क्या मिला कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो स्टिमुलस है ये किसके पास जाएगा? डायरेक्टली ब्रेन के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। अब ब्रेन का जो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है फोर ब्रेन का, जो ब्रेन का पहला पार्ट होता है, ठीक है, फ्रंट साइड वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट होगा। यहाँ पे एक उसका सेगमेंट होता है जिसे आप बोलते हो हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस बेसिकली ये रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर एक रीजन है जिसे थर्मोस्टेट बोलते हो, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या करेगा, इसके बाद जब इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ये आगे से एक इंस्ट्रक्शन देगा कि आप कौन सा वाला मैकेनिज़्म स्टार्ट कर दो या एक्टिवेट कर दो कूलिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये कूलिंग स्टार्ट करवा देगा। अब कूलिंग कैसे स्टार्ट होगी? 2 केसेस इसमें हो सकते हैं। या तो हमने कहा था कि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा ब्लड मूव करेगा स्किन वाली कैपिलरीज़ के अंदर, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो हीट बॉडी के अंदर बन रही है वो ज़्यादा सरफेस पे रिलीज़ होती जाएगी। एक तो ये है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा करवा दिया, ब्लड जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं, उसमें ब्लड ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह कौन सा वाला ब्लड, जो कि वार्म है, जो ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो गए हैं। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो स्वेटिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से एवापोरेटिव कूलिंग होगी, और ये दोनों करने की वजह से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर ऐसा सा बैलेंस हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा 37 या 38 या 36 की रेंज में आ जाएगा, तो तब क्या करेगा कि ब्रेन जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं इनको स्टॉप करवा देगा कि अब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, अब कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है, सबसे पहले स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या था कि टेम्परेचर हाई हो गया। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन किसके पास गई, ब्रेन के पास गई। ब्रेन के कौन से वाले रीजन के पास गई, फोर ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके पास गई। हाइपोथैलेमस के अंदर एक थर्मोस्टेट रीजन है, वहाँ से उसने इंस्ट्रक्शंस दी, किसको, ब्लड वेसल्स को दी स्किन में जो है, और स्वेट ग्लैंड को, 2 पर्सन को इन्फॉर्मेशन गई। ये फैक्टर्स हैं, इन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म किया, स्वेटिंग की, ब्लड फ्लो ज़्यादा करवाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो एक हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन चाहिए थी वो अटेन होगी, और ये दोबारा से जो मैकेनिज़्म है वो बैलेंस हो गया। तो अब ये काम करना बंद कर देगा। ये तो उस केस में है ना जब बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत लो है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, हमने बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा करना है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है कि बाहर बहुत ठंड है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। किस वजह से हो गया, ड्यू टू कोल्ड सराउंडिंग, बाहर बहुत ठंड है इस वजह से। अब ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, सिमिलरली थर्मोस्टेट के पास जाएगी, जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर एक रीजन है। ये उसी तरह से इन्फॉर्मेशन भेजेगा कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स के पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा।
स्केलेटल मसल्स जितने भी आपके मसल्स लगे हुए हैं स्केलेटन के साथ, उनके पास भेजेगा तो वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा उनकी कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी उतनी ज़्यादा मूवमेंट लाइक शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कांपना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह दूसरी जो केस क्या हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के पास जाएगी जो स्किन के ऊपर है, ठीक है, ताकि वो ब्लड कम फ्लो करवाएं, और जो स्किन से नीचे डीपर लेयर में ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। बाहर वाली रिलैक्स है, इतनी कॉन्टैक्ट नहीं हो रही, लेकिन अंदर वाली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अंदर ही रखने की कोशिश करेंगी ताकि हीट लॉस ना हो, क्योंकि सराउंडिंग में पहले ही बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इस तरह से ये दो जो है वो फैक्टर्स होंगे, एक तो स्किन ब्लड वेसल्स और दूसरा है स्केलेटल मसल्स। ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे हाइपोथैलेमस से, और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये जो है हाइपोथैलेमस ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि अब जो हीटिंग मैकेनिज़्म है या वार्मिंग मैकेनिज़्म है उसको बंद किया जाए, क्योंकि नॉर्मल स्टेट अटेन हो गई है। तो इसमें भी 3 ही पोर्शन है। सबसे पहले स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या था कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन गई हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने आगे से 2 जो फैक्टर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजी। उसमें क्या है फैक्टर्स हैं, स्किन की ब्लड वेसल्स हैं और स्केलेटल मसल्स हैं। उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया, स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड की जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करेंगे, उसके थ्रू हीट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और स्केलेटल मसल कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से शिवरिंग स्टार्ट होगी, और इस तरह से फिर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा और एक नॉर्मल स्टेट पे आके रुक जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन मैमल्स। ये डायग्राम कर लेते हो इन्हीं पॉइंट्स को, अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख देते हो इस डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ, तो दैट वुड बी इनफ। और ऊपर से जो आपने करना है उसमें शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो एक मस्ट है, वो आपने करनी है, शॉर्ट में भी आ सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।